चलिए शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 की एपिसोड 9 का क्विक रिकैप। एपिसोड स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुई थी। डीमन मोनार्क बारन को हराने के बाद जिन्वू को एलेक्सर ऑफ लाइफ का लास्ट इंग्रेडिएंट प्योरीफाइड ब्लड ऑफ डीमन मोनार्क भी मिल जाता है। जिन्वू के क्राफ्ट करते ही उसे 6 एलेक्सर ऑफ लाइफ की बॉटल्स मिल जाती हैं। इसके बाद आयरन डीमन मोनार्क के ड्रैगन काइसेलियन की बॉडी जिन्वू को लाके देता है। जिन्वू उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम काइसन रखता है और क्वेस्ट पूरा करने के रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक रन स्टोन मिलता है, जिसको ब्रेक करते ही जिन्वू को उसकी न्यू एबिलिटी शैडो एक्सचेंज मिलती है, जिसका यूज करके वो अपनी लोकेशन को अपनी शैडो की लोकेशन से एक्सचेंज कर सकता है। इसके बाद जिन्वू एसल को गुड बाय बोल के अपनी उस शैडो से लोकेशन को एक्सचेंज करता है जिसको उसने पेट्रोलिंग के लिए सिटी में छोड़ा था, बट वो हॉस्पिटल से काफी दूर टेलीपोर्ट हुआ था, इसलिए जल्दी जाने के लिए वो काइसल को बुला लेता है। अब हम देखते हैं चेयरमैन गो को, जो कि जिनचुल से जेजू आइलैंड के प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और प्लान ये होता है कि जापान के हंटर्स अपने माना का यूज करके मैक्सिमम आर्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, फिर सिग्नल जैमर का यूज करके वो आर्ट्स का एक दूसरे से कनेक्शन ब्लॉक कर देंगे, जिससे आर्ट्स कंफ्यूज हो जाएंगे ताकि कोरिया के हंटर्स को क्वीन आंट को मारने में आसानी हो। बट अगर सिग्नल जैमर काम नहीं करता है तो उन सबको वो रेड छोड़नी पड़ेगी। अब सीन शिफ्ट होता है बेक्योनु और मिन ब्योंगू पर, जो कि एक एस रैंक का हीलर है और वो पिछली जेजू आइलैंड वाली रेड में भी शामिल था, बट अब वो रिटायर हो चुका है क्योंकि उसे हंटर्स का काम पसंद नहीं था। यहाँ पर हमें उसका कैरेक्टर पीसफुल और नॉन वायलेंट दिखाया जाता है, जो कि एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। ब्योंगू को लगता है कि बेक्योनु उसे रेड के लिए मनाने आया है, तभी बेक बताता है कि वो उससे आखिरी टाइम मिलना चाहता था क्योंकि उसे ही अपना लास्ट चांस लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पे, जो कि अपनी मदर के पास आ चुका होता है। हमें उनकी एक चोट दिखाई जाती है जो कि पास्ट में जिन्वू की वजह से ही उन्हें लगी थी। इसके बाद जिन्वू अपनी मदर को एलेक्सर ऑफ लाइफ पिला देता है, जिससे उसकी मदर ठीक हो जाती है और उनकी वो चोट भी हील हो चुकी थी। अपनी मदर को इतने सालों बाद ठीक देख जिन्वू से देखा नहीं जाता और वो लिटरली रोने लगता है और सोचता है कि उसकी सारी मेहनत सक्सेसफुल रही। नेक्स्ट डे उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पता चलता है कि इटर्नल स्लीप का एक पेशेंट जाग चुका है और वो लोग ये जान के शॉक हो चुके थे क्योंकि पास्ट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। वहीं चेयरमैन को न्यूज चैनल्स पे जेजू आइलैंड की 4th रेड के बारे में अनाउंस कर देते हैं और बताते हैं कि जापान के 10 एस रैंक हंटर भी इस रेड में शामिल होंगे और कोरिया के ए रैंक से लोएस्ट रैंक वाले हंटर्स को पब्लिक सेफ्टी के लिए तैनात किया जाएगा। इस न्यूज को देखते हुए मिन ब्योंगू अपनी मेमोरीज को रिमेंबर कर रहा होता है। उसकी मेमोरीज में हमें कैरेक्टर इयोन सुक को देखते हैं, जो कि एक एस रैंक हंटर होने के साथ साथ बेक्योनु और मिन ब्योंगू का अच्छा दोस्त भी था, जो कि पिछली जेजू आइलैंड वाली रेड में मारा जा चुका है। अब हम देखते हैं जिन्वू को, जो कि अपनी मदर को घर ले आता है। अब जबकि जिन्हा काफी टाइम से घर पे अकेली थी तो घर काफी मैस हुआ था, तभी उनकी मदर कहती है कि वो सब मिलकर घर साफ करेंगे। इसके बाद वो जिन्वू से उसके फादर के बारे में पूछती हैं, बट जिन्वू कोई रिप्लाई नहीं देता और तभी जिन्वू को एक कॉल आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन गो और जिनचुल पर और हमें बताया जाता है कि उनकी मुलाकात अमेरिका के एस रैंक हंटर थॉमस आंद्रे से हुई थी, जो कि आई थिंक कोरिया को संगिलवान के बारे में वार्न करने आया था। तभी चेयरमैन को जिनचुल से जिन्वू के बारे में पूछते हैं। जिनचुल बताता है कि वो कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाला है। जिन्वू के आने के बाद चेयरमैन गो से बताते हैं कि 4 दिन बाद जेजू आइलैंड रेड शुरू होने वाली है, जिसमें उन्हें जिन्वू की नीड होगी। जिन्वू को इसमें लेवल अप करने का मौका दिखता है, बट वो सोचता है कि उसकी मदर अब ठीक हो चुकी है तो उसे अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जिन्वू कुछ जवाब देता उसे एक माना वेव फील होती है। चेयरमैन गो जिन्वू की इस बात से इंप्रेस होते हैं और वो बताते हैं कि नियरली जिम के अंदर एस रैंक हंटर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो जिन्वू को भी वहां पर ले जाते हैं जहां पर बेक्योनु और फेम गिल्ड का मास्टर मा डोंगवुक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। चेयरमैन गो जिन्वू से कहते हैं कि उसने जो माना वेव फील करी वो इन्हीं दोनों की वजह से आई होगी। तभी वहां पर चोई जोंग इन भी आ जाता है और जिन्वू उससे पूछता है कि बेक अपनी पावरफुल यूज क्यों नहीं कर रहा, जिसके जवाब में चोई कहता है कि जब भी बेक अपनी पावरफुल यूज करता है तो वो एक बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वहां पर जापान के एस रैंक हंटर्स और उनका गिल्ड मास्टर गोटो रियोजी भी आ जाता है। उसे जिन्वू को देख के लगता है कि वो एक असैसिन टाइप हंटर है, बट उसकी ट्रांसलेटर हानेकावा बताती है कि वो एक मैच टाइप हंटर है। फिर बेक और डोंगवुक की फाइट देख हानेकावा उन्हें वीक कहती है। ये बात नाइट गिल्ड का एक ए रैंक हंटर सुन लेता है और वो उससे बहस करने लगता है, जिससे चाहेहिन और रैपिड गिल्ड मास्टर लिम तैग्यू भी वहां पर आ जाते हैं। तभी गोटो कहता है कि कोरिया और जापान के एस रैंक हंटर के बीच एक फ्रेंडली फाइटिंग मैच होगा और वो रूल कोरिया के हंटर्स को भी बनाने की परमिशन देता है। तभी वहाँ चेयरमैन को आते हैं और वो कहते हैं कि इस मैच में नॉन कॉम्बैक्ट और मैच टाइप हंटर नहीं होंगे, वरना ये मैच उनके लिए अनफेयर रहेगा। बेक्योनु रूल्स बनाता है कि पीठ पर मारने, रिस्ट पकड़ने और जमीन पर गिरने से प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा और कोई भी हंटर एक टाइम पे 2 हंटर से लड़ सकता है। कोरिया की टीम में होते हैं बेक्योनु, चाहाहिन, लिम तैग्यू और मा डोंगवुक। वहीं जापान की टीम में होते हैं तावाता, कुमामोतो, हुशिनो और तानाका। दोनों टीम्स फाइट के लिए रेडी हो जाती हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड 9 एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाना। और जेजू आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, आरिगातो।